सरकारी पॉलिटेक्निक भुज में हम 5वें सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत हम फाइनेंशियल के एस्पेक्ट के बारे में देख रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में थोड़ा अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उसके बेसिक में ही जाएंगे, उसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जो एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयार किया हुआ लिखित दस्तावेज, जिसमें हमें इधर उधर की कोई माहिती नहीं होती, सिर्फ जो चीज़ है उसी के बारे में बात करके रुजुआत की जाती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सब की सब डिटेल एकदम क्लासिफाइड मैनर में दी जाती है कि प्रोजेक्ट कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली कैसे होगा, वो सब बातें होती हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में थोड़ी बात में तीन चार चीज़ें लिखी हैं यहाँ। तो व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट? इट इज बेसिकली रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एनी इन्वेस्टमेंट। ये बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात हो रही है। मैंने जैसे पहले बताया था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप छोटे टेक्निकल रिपोर्ट भी बनते हैं, पेटेंट के लिए भी रिपोर्ट बनते हैं, ये सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट होते हैं। लेकिन हम फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कंटेक्स्ट सिर्फ फाइनेंस के हिसाब से ही देखेंगे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये कोई भी इन्वेस्टमेंट जो करना है उसके बारे में दिया हुआ एक दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज, जिसमें ऑथेंटिक साइन की हुई होती है। स्टैम्प पेपर पे भी कभी भी लिखना पड़ सकता है, मुझे पता नहीं। दूसरी बात है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, इट कंटेन्स डेटा। रिटन डॉक्यूमेंट में होगा क्या? तो डेटा होगा ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रेस्ड एंड फाउंड फिजिबल। मतलब हम जहां जहां भी प्रोजेक्ट देंगे तो हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरे के पास से पैसे चाहिए, उसके लिए हम उसको रिटर्न में कुछ डेटा देंगे डॉक्यूमेंट के हिसाब से कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी होगी, इसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना जमीन के लिए चाहिए, इतना मशीन के लिए चाहिए, इतना पगार के लिए चाहिए, सब हम डेटा एकदम क्लासिफाइड मैनर पे देंगे। तो वो देख के वो क्या करेंगे, उसको अप्रेस करेंगे, उसकी मूल्यांकन करेंगे और सोचेंगे यार मुझे पैसे देने चाहिए या नहीं देने, फाउंड फिजिबल। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तीसरा क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इकोनॉमिकल, टेक्निकल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल एंड प्रोडक्शन एस्पेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट में आपको ये 5 एस्पेक्ट उसको दिखाने पड़ सकते हैं। इकोनॉमिक आपका जो है क्या प्लान है पूरा वो दिखाना, टेक्निकल क्या है, फाइनेंस आप कितना देने वाले हैं और कैसे घुमाएंगे पैसा, मैनेज कैसे करेंगे, और प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है, कौन से चीज़ में क्या क्या आप प्रोड्यूस करेंगे, कितनी प्रोडक्ट होगी और इसकी लाइफ क्या होगी, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। और चौथी बात जो है, इट इनेबल्स द एंटरप्रेन्योर, मतलब जो आप हैं, टू नो द इनपुट्स, आपको इनपुट्स क्या है, एंड हेल्प्स हिम टू ऑब्टेन द लोन फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब ये हमको भी कुछ फायदा कर सकता है। दूसरे लोग तो इवेल्यूट करते हैं, हम 5 जगह पे लोन अप्लाई करते हैं, 5 में से 4 लोग ना बोलते हैं और एक ही हाँ बोलता है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली इस चीज़ के लिए होता है। हम ये सोचते हैं कि हमें चाहिए पैसा बिजनेस के लिए, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पैसे की जरूरत पड़ती है, तो क्या क्या वो दूसरी वजह होती है। पर्पस ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट में पर्पस क्या क्या हो सकते हैं। हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं कि नया प्रोजेक्ट के लिए ही पैसे मिलते, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहला जो मैंने वहाँ यहाँ लिखा है कि न्यू प्रोजेक्ट, तो नया प्रोजेक्ट के लिए बिजनेस इन्वेस्टमेंट का पर्पस है। आपके पास कुछ नहीं था, आप पूरा का पूरा नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन इसके सिवा तो दूसरा लिखा है एक्सपांसन, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी जो आपकी है वो आप बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं। आपके पास से 1000 किलो की कैपेसिटी थी पहले, अभी आप 2000 किलो की करना चाहते हैं, यही सेम प्रोडक्ट के लिए, तो भी आप नया इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उसके लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? मतलब आप एक चीज़ बना रहे हैं, समझो कि आप मसाले का बिजनेस कर रहे हैं और आप हल्दी इसमें दे रहे हैं, हल्दी, धनिया, यह सब। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं अभी मसाले के बिजनेस है मेरे पास, लेकिन थोड़ा मुझे डाइवर्सिफिकेशन भी करना है। इसमें क्या करना है, मुझे अभी इसमें साथ साथ में ड्राई फ्रूट का भी करना है प्रोसेसिंग, तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ये है, ये प्रोडक्ट है, और अभी आप दूसरी चीज़ के लिए ये कुछ करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इसके बाद चौथी वाली चीज़ है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या है? आप
एक प्रोजेक्ट डाल दिया है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपको कोई लोन की जरूरत नहीं थी, लेकिन बाद में पता चलता है धीरे धीरे कि आपकी जो पुरानी मशीन है वो घिस चुकी है, अभी नया मशीनरी की जरूरत पड़ने वाली है, तो रिप्लेसमेंट। आपके पास जो चक्की थी वो चक्की अभी घिस चुकी है, नई चक्की लाना है, वही किस्म की लाना है। पुराने पंप थे, पुराने कंप्रेसर थे, वो नहीं चल रहे हैं, आपको नया पंप और कंप्रेसर चाहिए, तो रिप्लेसमेंट करनी है कोई मशीनरी, तो उसके लिए भी आप मांग सकते हैं। क्योंकि आप जब जाएंगे कि आपको ये स्पेसिफिकेशन का कंप्रेसर चाहिए या चाहिए इसके लिए कुछ कर रहे हैं, या इतना आपका जो स्ट्रेन केस बिगड़ चुके हैं या आपका स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं बोल सकते आपके पास तो ऑलरेडी ये सब पड़ा है, रिप्लेसमेंट की वजह उसमें लिखनी पड़ती है कि इतने साल हो गए हैं, मुझे रिप्लेसमेंट करना है। इसके बाद है मॉडर्नाइजेशन, वो तो समझने वाली बात है, एकदम आसान चीज है। पुरानी चीजों से जो प्रोडक्शन हम करते थे वो कुछ कम हो रहा है, तो लगता है कि भाई चीज तो अच्छी है, चल भी रही है, लेकिन मुझे महंगी पड़ रही है, तो मुझे पुरानी मशीन निकाल के हायर कैपेसिटी की सस्ती वाली मशीन लाना है। जैसे मैं बताऊं कि पुराना कोई कंप्यूटर क्लास ला रहा है, उसमें 50 कंप्यूटर उसने रखे हैं, सब बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन उसमें समझो 2 GB रैम वाले ही कंप्यूटर है। अभी वो कंप्यूटर उसने 50-50 हज़ार में एक खरीदा था, लेकिन अभी तो इतने पुराने हो चुके हैं, और नया अगर लेने जाए तो 25,000 में उसको 8 GB वाला मिल जाता है, तो मॉडर्नाइजेशन करना है उसको, तो उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये पुराने 2 GB वाले कंप्यूटर जो उसने 50,000 में खरीदे थे, वो सेकंड हैंड में कोई 2,000 रुपये में भी लेगा नहीं, या 3,000 में लेगा नहीं, तो उसका पुराने माल का कोई पैसा आने वाला नहीं है, नया पैसा चाहिए, मॉडर्नाइज करना है, तो उसके लिए भी आप बिजनेस यानी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है कैपेसिटी बैलेंसिंग। ये वो है जिसमें आप जो प्रोडक्शन कर रहे थे, कुछ मशीन आपके पास थी, लेकिन कुछ ड्रिलिंग है या टेपिंग है, ऐसा कुछ काम है, आप बाहर आउटसोर्सिंग करवा देते, आपके पास मशीन नहीं थे, आप बाहर पार्टी को भेजते थे आपने रिक्शा में, वहां से होके वापस आ जाता है ट्रांसपोर्ट में, और आप बेच देते, मतलब आपके पास सभी मशीन नहीं थे, कुछ काम आप कर लेते थे और बाकी का आउटसोर्स करते थे। लेकिन बाद में आपको लगा कि मुझे ये महंगा पड़ रहा है, इसके बदले मेरे बाजू में शेड है, वहां ये अगर मैं ड्रिलिंग टेपिंग का भी कुछ एक्सपांसन कर लो, मेरी कैपेसिटी बैलेंस हो जाए और बाहर मुझे आउटसोर्सिंग करना ना पड़े, तो उसके लिए भी आप इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दे सकते हैं। मतलब जब भी आप बैंक वाला बैठता है तो वो देखता है ये लोन मांग रहा है तो यूं ही नहीं मांग रहा है ना, तो हमारे प्रोजेक्ट में ये सब अलग अलग प्रकार के हेतु लिखने तो जरूरी है। अगर आपने हेतु स्पष्ट नहीं किया है तो उसको पता चलता है कि ये एक फ्रॉड आदमी है, ये अपना ब्लैक एंड व्हाइट वाला धंधा इधर उधर करता है और कुछ ना कुछ हमको भी फंसा देगा, ऐसा पैसा तो गोल करके भाग जाएगा विदेश, तो हमारा बैंक डूब जाएगा। तो बैंक वाले सब देखते हैं, तो इस हिसाब से हमें पर्पस डालने हैं। सातवां पर्पस है पर्सनल सर्विसेज। समझो आप अच्छी कंपनी चला रहे हैं, 400-500 लोग हैं, तो आपको पर्सनल सर्विस देनी पड़ती है। समझो आप अच्छा सा एक फैक्ट्री चला रहे हैं, लेकिन इसमें आपके पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो आप सोचते हैं कि मुझे चलो बाजू में अच्छा सा एक डिस्पेंसरी बना देता हूँ जिसमें बेसिक 4-5 बेड की हॉस्पिटल भी हो जाए, उसमें एक आध दो डॉक्टर को रख दूँ, मेडिकल का दूसरा जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसको रख दूँ, उसके लिए जो सिंपल मुझे हेल्थ चेक करने के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए बेसिक, वो सब भी यहाँ बसा दूँ। तो इस हिसाब से अगर आप सोचते हैं कि 400-500 लगे, कोई ना कोई बीमार पड़ता है उसको बॉटल लगानी पड़ती है या कुछ ट्रीटमेंट देनी पड़ सकती है, तो उसके लिए आप जो एप्लीकेशन करते हैं लोन की, वो पर्सनल सर्विसेज की मानी जाती है। इसी ये सिर्फ मेडिकल की बात नहीं है, समझो आप ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में आप वहाँ आप बैकअप पावर प्लांट चालू करना चाहते हैं, या कि आपकी फैक्ट्री में कहीं पावर फेलियर बाहर हो गया तो हम अपने बैकअप पे चल सकते हैं, तो वो भी एक लोग इसमें कुछ गिन लेते हैं कि हमारे स्टाफ के लिए जो बेसिक सर्विसेज है वो चालू रहनी चाहिए, तो उसके लिए हमें थोड़ा जनरेटर सेट वगैरह बसाना है, तो वो भी आ जाता है। बाद में आप ये भी सोच सकते हैं कि आपके लोगों को कैंटीन देनी है मुझे, कि सब लोगों को दोपहर को खाना खाना होता है, लेकिन वो कहीं साइड पे खाए तो अच्छा नहीं है, इसके लिए मुझे यहाँ सगवड़ देनी है, तो आप कैंटीन देते हैं, कभी कभी क्वार्टर बना देते हैं, कभी कभी उसको पार्किंग की सगवड़ देते हैं, ये सब जो सहूलियत खड़ा करते हैं आप, तो ये सब के लिए भी आपको पैसा चाहिए तो आप लोन ले सकते हैं। तो दिस आर द पर्पस ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जाएंगे तो आपको ये करना है। जरूरी नहीं आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप समझो किसी कंपनी में नौकरी भी कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं,
लेकिन उस वक्त आप अगर अच्छे तरीके से आपका ग्रोथ करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट के साथ मिलजुल कर अगर ये सब जानते हैं तो आप एक नौकरी करते करते भी ऐसी बिजनेस प्रपोजल सजेस्ट करके बना के अपने सेठ को या अपने जो मालिक है उसको फायदा भी पहुंचवा सकते हैं। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें सबसे पहली चीज यही करना है कि हाउ टू ऑब्टेन द फंड, फंड कहाँ से लाऊं। अभी कोई लोग ऐसा बोल सकते हैं इधर इसमें क्या है, लोन तो मिल जाती है, ऐसा नहीं। आपको कुछ अपने पास है वो दिखाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि समझो कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें गाड़ी खरीदनी है 10 लाख की, तो 1 लाख हमें देना है और बाकी की 9 लाख की लोन मिलती है, ऐसा क्यों? पूरा 10 लाख का क्यों नहीं देते हैं? बिजनेस भी करना है, समझो 1 करोड़ का बिजनेस, तो हमें कोई सबका सब सरकारी दे दे, हम वहां बिजनेस चलाएंगे और 1 करोड़ पे कर देंगे, बाद में जो बचेगा हम मुनाफा रखेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ऐसे बिजनेस नहीं होता है, ऐसे कोई लोन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? समझो समझने के लिए, क्योंकि नेचर यानी कुदरत ने जो आयोजन किया है, समथिंग कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, ये नियम से कुदरत चल रही है और यही नियम हम यहाँ फाइनेंस में भी लगा रहे हैं। अगर ये नियम को तोड़ के अगर कोई फाइनेंस करता है तो उसको नुकसान ही होता है फाइनेंस करने वाले को। कोई किसान ऐसा बोल दे कि मैं अपने जो मेरा खेत है उसमें 10 किलो बाजरा डालता हूं, तब मुझे 1,000 किलो बाजरा मिलता है, मुझे बोना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, ऊपर आ जाते हैं, बाद में मुझे 1,000 किलो मिलता है। मैं भगवान ऐसा कर दो ना, मैं 10 किलो भी क्यों डालू, मैं कुछ डालना नहीं है, आप 990 किलो दे देना। तो इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज नॉट वर्किंग इन अ प्रपोर्शन। आप एक डालोगे तो वो 100 दाना कर देगा, 1000 दाना कर देगा, लेकिन एक दाना आपको डालना जरूरी है, तभी खेत में होता है। इसी तरह से आप अगर मार्केट में खुद का 100 रुपया डालोगे तो ही आपके पास दूसरे का 1000 रुपया आएगा और उसी के हिसाब से आपकी समृद्धि बढ़ती रहती है, वरना नहीं बढ़ती। तो बिजनेस में भी आपको अगर कहीं इन्वेस्टमेंट लाना है, प्रोजेक्ट बनकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के कहीं से लोन लेनी है, तो उस वक्त ये पर्पस ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट आपके ध्यान में है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है वो भी आपको पता है, लेकिन आपके पास खुद का फंड नहीं है तो कोई भी बिजनेस चलाने के लिए आपको फाइनेंस नहीं करता है। इसलिए एक दाना चाहिए, वो आपको बोएंगे तो ही 1000 दाने आएंगे। कुदरत भी इसे देती है, ठीक इसी तरह से आप बैंक में दिखाएंगे कि मेरे पास 10 रुपया है, आपको 100 रुपये तक की लोन वो दे देगा, लेकिन कब देगा? किसान भी कब एक दाना डालता है? बंजर जमीन में नहीं डालता है, और बंजर जमीन में नहीं डालता है ठीक उसी तरह से रेगिस्तान में भी नहीं डालता है। जहां उपज हो सकती है ऐसी अच्छी जमीन में वो दाना डालता है, तभी उसको 1000 दाने मिलते हैं एक में से। ठीक इसी तरह से हमें भी जब कहते हैं कि मेरे पास 100 रुपया है, आप मुझे 200 रुपया सामने दे दो, तो देखते हैं वो आप बंजर जमीन है, रेगिस्तान है या उपजाऊ जमीन है, तभी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपका बनता है उसका इवेल्यूएशन होता है और आपका जो पर्पस है वो देख के आपको पैसा मिलता है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनता है, कौन से स्टेप होते हैं, वो भी थोड़ा समझना जरूरी है मेरा। ओके, अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, यही देखा हमने। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है और क्यों बनता है, पर्पस क्या होता है। अभी इसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या डिटेल होनी चाहिए और इसके क्या क्या स्टेप होते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में सबसे पहले ये है, उसका एक टाइटल होता है, जनरल इंफॉर्मेशन होती है, नेम ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब उसमें क्या क्या आप देंगे सब, मतलब ये हमें लिखा है कि प्लान्स ऑफ ए प्रोजेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, मार्केट पोटेंशियल, बेसिस एंड प्रिजम्पशन, इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल, ये सब आपको करने होते हैं। लेकिन जनरल इंफॉर्मेशन में आपको अपना नाम और एड्रेस, मतलब नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रमोटर, ये आता है, आपके पार्टनर कौन कौन है, आपके कंपनी के डायरेक्टर कौन है, ट्रस्टी कौन है, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। एक इसका पेज होता है। दूसरा है आपका भूतकाल, आपने पहले प्रमोटर है तो जो पैसे दिए हैं उनमें उनका रिकॉर्ड क्या है, उसका पास्ट प्रोफाइल बोलते हैं, पहले कहाँ डायरेक्टर थे और क्या मैनेजर थे, जो कुछ भी उसकी प्रोग्रेस हुई थी वो भी एक थोड़ा हिस्ट्री उसका देना चाहिए प्रमोटर का। प्रमोटर का नाम और उसकी हिस्ट्री देख के ही दूसरे लोग जो होते हैं उसमें आ सकते हैं। दूसरा आपका एड्रेस और नाम तो दे दिया, लेकिन आपका बिजनेस कहाँ चलने वाला है। समझो आप मुंबई में रहते हैं, आपने अपना मुंबई का एड्रेस दे दिया, लेकिन आपका फैक्ट्री है, आप वो मुंबई के बदले समझो कच्छ में डालने वाले हो, तो आपको आपके यूनिट कहाँ डालने वाला हो वो सब
आपको देना पड़ता है। बाद में ये भी है कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वो आप अकेले की मालिकी का है, पार्टनरशिप वाला है, कोऑपरेटिव है या कंपनी बना रहे हो, ये सब भी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखना चाहिए। और एक चीज है, जैसे मैंने बताया नया प्रोजेक्ट है तो ये सब तो डालना है, लेकिन अगर पुराना प्रोजेक्ट है, मतलब कि आप एक्सपांशन करना चाहते हो या डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो या ऐसा कुछ जो कुछ भी है, मतलब इसमें से पहले वाले सिवाय जो प्रोजेक्ट के जो बाकी के 6 पहलू है, अगर उसमें से आप कहीं कुछ कर रहे हो तो उसमें से पिछले 2 या 3 साल का आपका परफॉर्मेंस भी दिखाना जरूरी है, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन आपकी बन जाती है। इसके बाद जो दूसरी डिटेल होती है वो प्रोडक्ट के रिलेटेड डिटेल आपको डालनी होती है, जिसमें आपको ये दिखाना है कि आपकी प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या है, और प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है कि वो वर्तमान समय में जो सरकार के नियम है, धारा धोरण है, उसमें एमएसएमई सेक्टर में लगता है कि नहीं है, अगर है तो वो भी आपको दिखाना होता है, वो भी आपको दिखाना होता है। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि आप जिसके साथ टेक्निकल कोलाबोरेशन कर रहे हो तो उनका भी परिचय देना जरूरी है। समझो आप अकेले अकेले खुद ऐसे ही, मतलब ये बोलते हैं ना अपना गांव वालों की मदद से छोटे छोटे मशीन लगा के गृह उद्योग जैसा कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन कहीं आप फॉरेन की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कोई कंपनी का कोलाबोरेशन कर रहे हो, टेक्निकल कोलाबोरेशन, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी और इसकी वैधता के बारे में उसमें लिखना पड़ता है, उसका भी स्टेटस देना पड़ता है। बाद में एक चीज है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका टेस्टिंग सर्टिफिकेट, मतलब लेबोरेटरी में से सर्टिफिकेट अगर जरूरी है तो वो देना पड़ता है, क्योंकि समझो आप खाना बना रहे हो, सिंग तेल बना रहे हो, सिंग तेल आपका प्योर है, उसका कुछ टेस्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है। आप बोलेंगे सर मैंने भाई मैन्युफैक्चर किया नहीं तो कैसे बनेगा, लेकिन उसका जो ट्रायल लेके तो आप काम करते हैं ना, वैसे ही वहां सीखने वाला तो नहीं हो, आपने कुछ तो बना के रखा है, तो उसका लेबोरेटरी का वो भी प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो सर्टिफिकेट देना पड़ता है, मतलब स्टैंडर्डाइज सर्टिफिकेट जरूरी है तो देना पड़ता है, जरूरी नहीं है तो मतलब ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट उसमें पड़ रहा है तो देना पड़ेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की परमिट और लाइसेंस ऑफ प्रोडक्शन आपको मिला हुआ है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, या ऐसा कुछ क्लियरेंस चाहिए कुछ, तो वो भी सर्टिफिकेट आपके प्रोडक्ट के साथ संबंधित है, वो देना पड़ता है। समझो कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिसको प्रोड्यूस करने की या मैन्युफैक्चरिंग करने की इजाजत सबको नहीं है, कुछ लोग ही कर सकते हैं, तो ये परमिशन आपको मिली है कि नहीं है वो भी आपको दिखाना पड़ता है। टेक्निकल में ये जो कुछ है इसमें सब में यह दिखा है, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे करोगे, कौन से सीक्वेंस रखोगे, या आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी 10 टन की है या 5 टन की है या 25 टन की है, एक दिन की कितनी है, पूरे साल की कितनी है, उसकी क्वांटिटी वैल्यू सब देखनी पड़ती है। उसके लिए आप कितना पावर लेंगे, आपको जो खर्च होता है पावर का, तो पावर अवेलेबल है तो किन सिंगल फेज है 3 फेज है, आप कितना पावर वहाँ लगाएंगे तो ये होगा, ये पावर रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। और पोल्यूशन कंट्रोल ऑब्वियसली ये टेक्निकल एस्पेक्ट सब है। इसके साथ साथ आपके साथ फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे आते हैं, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट में दूसरी एक चीज ये भी है कि आप जो लोकेशन और शेड, जहां पे आप लोकेशन दे रहे हो, समझो कि कच्छ में जा रहे हो कहीं इसी जगह पे डेजर्ट पे, तो एग्जैक्ट लोकेशन आपका कहाँ है और वहां वो क्यों सिलेक्ट किया उसका कारण देना पड़ता है। आप ये फैक्ट्री कच्छ में क्यों डाल रहे हो, समझो बंबई में बैठ के आप कच्छ में डाल, आप लोग उसको पूछ सकते हैं कि आप महाबलेश्वर में क्यों नहीं जा रहे हो, आप गोवा में क्यों नहीं जा रहे हो, उसकी कोई वजह होती है। तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द यूनिट एंड डिवीजन विथ एक्सप्लेनेटरी रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ द लोकेशन, ये हमने क्यों सिलेक्ट किया, टैक्स बेनिफिट है या उसका रॉ मटेरियल नजदीक में है या लोकल हम प्लेसमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी आपका रीजन जो है वो देना पड़ता है। बाद में आप फैक्ट्री जो लोकेशन है वो खुद की मालिकी का है या भाड़े का है, अगर भाड़े का है तो उसका ऐसा एग्रीमेंट आप करने वाले हो तो उसका भी कुछ परिचय देना पड़ेगा, अगर जीआईडीसी का है तो लीज एग्रीमेंट है, होता है कि नहीं होता है, वो सब भी आपको प्रोजेक्ट में देना पड़ता है। इसके साथ साथ जैसे भी सब बोला पोल्यूशन कंट्रोल, तो वो एरिया में जो जो भी आपका परमिशन बनता है, पानी का बनता है, मतलब वाटर सप्लाई है, पावर सप्लाई है, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है, जैसे कच्छ में हम 3 मंजिला इमारत नहीं बना सकते, तो किसी तरह से कोई ऐसा प्रावधान है वो सब देख के आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो परमिशन की प्रोसेस में आप कहाँ कहाँ पे हो वो भी आपको दिखाना पड़ता है। टेक्निकल में प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जब आप दिखाते हैं तो आपके पास
उसके लिए मशीन कितने हैं वो दिखाना जरूरी नहीं है। अगर वो डाइवर्सिफिकेशन में या कहीं और जा रहे हैं तो अलग बात है, एक्सपांशन में। लेकिन नया प्रोजेक्ट है तो आप कैसे मशीन यूज करेंगे, उसके सप्लायर कौन है, उसके कोटेशन आपने लिए कि नहीं लिए हैं, या मशीन के स्पेसिफिकेशन वो जो आपको देना पड़ता है। ये पूरा जो लिस्ट है मैं आपको पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा अलग तरीके से। लेकिन ये मैं इसे ही बता रहा हूँ कि टेक्निकल एस्पेक्ट जो है तो देखने होते हैं, तो प्रोजेक्ट का जो है वो बैंक में इंजीनियर होता है। मैं पिछली बार भी बता रहा था आपसे, बैंक में भी इंजीनियर नौकरी करते हैं, वो इसे प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन आती है तो उसके एवेल्यूशन करते हैं। अगर बैंक वाले हैं तो उसको तो कोई भी ऐसा मूर्ख बना देंगे कि मुझे आपको क्या करना है, तो आप बोलेंगे कि मुझे खेती का सामान बनाना है, और आप बोलेंगे कि मुझे वहां गोल्डन प्लेटेड ये चाहिए, तो उसको क्या पता है कि गोल्डन प्लेटेड की जरूरत है या नहीं है कोई इंस्ट्रूमेंट की। तो टेक्निकल नॉलेज वाला आदमी वहां रखता है, उसको इवेल्यूएट करता है कि ये आप जो नेचर ऑफ मशीन डोमेस्टिक है, इंपोर्ट कर रहे हैं, सेकंड हैंड खरीद रहे हैं, इसमें आप जो पावर ले रहे हैं हाई टेंशन वाला है कि लो टेंशन वाला है, मतलब बस 230 वोल्ट में चल जाएगा या आपको 11 केवी लाइन तक चाहिए, ये 11 केवी की डायरेक्ट लाइन चाहिए, जो कुछ भी है ये भी आपको जैसी प्रोडक्ट इसके हिसाब से रिपोर्ट में वो लिखना होता है। पानी का सप्लाई है तो सफिशिएंट सप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता, और उसका पूरे साल व्यवस्था है कि नहीं है। आपके वहां जितना वो बन रहा है ड्रेनेज में कहाँ जाएगा, वो लिक्विड ड्रेन होगा या सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल होगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट आपको लिखने होते हैं जब भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। आप बोलेंगे सर मैं कैसे कर सकता हूँ, ये अभी आप छोटे हैं 18 साल के हैं इसलिए आपको लगता है, लेकिन ये सब आसानी से हो सकता है। उम्र को अपने जज्बे से कोई संबंध नहीं है। आप सोचिए कि अपने देश में काफी यंग लोगों ने काफी कुछ काम किया है, अच्छे काम करने हैं तो उसके लिए भी और बुरे काम करने हैं तो उसके लिए भी उम्र कोई मायने नहीं रखती। टीनेजर वाला कायदा है वो कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाद में इसमें कुछ ब्रेक इवन कैपेसिटी भी डालते हैं। इसके साथ जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो देखने होते हैं, उसमें आपको फिक्स्ड कैपिटल मतलब एक बार का इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए वो देना होता है। और चीज भी है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज आप लिखते हैं तब उसमें सब कुछ आ जाता है। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल का मार्जिन है, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, कंटीजेंसी है, ये सब के सब आपको देना होता है। और उसके साथ साथ आपकी खुद की कंट्रीब्यूशन क्या है, आपको दूसरे पार्टनरों ने क्या दिया है, गवर्नमेंट में कोई सब्सिडी मिली है कि नहीं मिली है, और इंटरनल फाइनेंसिंग ये अलग चीज है, ये अभी हमारा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट में वो इंटरनल फाइनेंसिंग कर रहा है। मतलब री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, आपका जब बिजनेस चल रहा होता है इसमें से समझो कि आपको 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो आप सोचे गवर्नमेंट को बोल सकते हैं 50 लाख का प्रॉफिट हो गया लेकिन मैं घर पे नहीं ले जाऊंगा, ये फिर से मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो इंटरनल फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो ये भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखना होता है। तो फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आएगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्रिलिमिनरी, ये सब फिक्स में आता है। और वर्किंग में ये आता है रॉ मटेरियल, सैलरी, यूटिलिटी और मिसलेनियस। आपको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दो कि कभी कभी बोलते हैं कि जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल बताते हैं तो फिक्स कैपिटल में क्या क्या खर्च गिन सकते हैं, तो आपको ये 4 लिखना होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे बताऊं कि नीचे दिए गए उससे केस है उसमें से कौन सी चीज फिक्स कैपिटल में नहीं आती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड रॉ मटेरियल, ऐसा 4 लिखा है, तो आपको रॉ मटेरियल पे टिक करना होता है। समझ रहे हैं? ठीक इसी तरह से आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वर्किंग कैपिटल कौन सी चीज नहीं है, तो इसमें लिखा रॉ मटेरियल, बाद में फर्नीचर, सैलरी एंड यूटिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्नीचर वाला आइटम है वो फिक्स कैपिटल का है, वो वर्किंग कैपिटल का नहीं है। तो एमसीक्यू भी जब पूछते हैं तो इस हिसाब से आता है, तो कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। जैसे चीजें पढ़ा नहीं और कुछ भी लिख देते हैं एकदम कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग है तो उसको लगता है ये होगा, ऐसा नहीं है। कॉमन सेंस से आपको पूछा जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, तो अगर बिजनेस करना है तो उसमें तो ये कुछ चीज जरूरी नहीं है, आपको कितने मार्क है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और जैसा मैंने बताया और फिर उम्र भी कोई मायने नहीं रखते हैं, काफी छोटी उम्र में भी लोग बड़े बड़े बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये भी समझना है टोटल कॉस्ट ये होता है, मतलब प्रोजेक्ट का फिक्स कैपिटल मिलता है आपको उसके हिसाब से मिलता है प्रोजेक्ट, और वर्किंग कैपिटल 2 महीने का मिलता है। 2 महीने के बाद आपको हफ्ता भरना भी शुरू करना पड़ सकता है, ठीक है। और बैंक आपको 90% दे रही है, आप कितना 10% देंगे वो सब भी प्रोजेक्ट में लिखना होता है।
और एक उसके बाद आपको एक एज्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पर ईयर, हर एक साल में आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो या कर सकोगे, इसका एक एजम्पशन भी देना पड़ता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो एक डिमांड एंड मार्केट कंडीशन ये आपको इसमें एज्यूम करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि मेरा इतना प्रॉफिट हो जाएगा, अभी तो हुआ नहीं है, तो कैसे पता चला कि आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा? तो आपको मार्केट में कितना बेच सकते हैं। तो आप टूथपेस्ट की एक यूनिट डाल रहे हो, तो टूथपेस्ट का कंजम्पशन अपने एरिया में कितना है, कितना किसका आ रहा है, और मेरी टूथपेस्ट का मैं प्रोडक्शन इतना करूंगा तो मार्केट में बिक जाएगी और इसीलिए मुझे इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये एज्यूम्ड प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं आप, ठीक है। तो उसमें भी आपको ये करना होता है। एनालिसिस का स्पेलिंग भी मैंने गलत लिख दिया है, एनालिसिस, ठीक है, बाद में करेक्ट कर लेंगे। आपने क्या है, ये प्रोफेशनल चैनल नहीं है, ये आप पढ़ रहे हैं वही रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। तो आपकी जो मार्केट में प्रॉफिट है उसमें आप ये काफ़ी अच्छा भी लिख सकते हैं। कभी कभी आप लिखेंगे कि भाई टूथपेस्ट का इतना मार्केट और आपकी पेस्ट इतनी बेस्ट बिक जाएगी, तो वहाँ जो है बैठा है बैंक में ऑफिसर, वो बोला कि आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी बिकेगी कैसे टूथपेस्ट? क्योंकि आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें तो कितने अच्छे अच्छे मॉडल नहीं आ रही है, वो इतना मार्केटिंग कर रही है, तो आपकी पेस्ट लेने कौन आएगा? सही बात है। क्योंकि हम कोई चीज़ बनाते हैं, अच्छी भी बनाते हैं, तो मार्केट में कॉम्पिटिटर टिकने नहीं देते हैं। उसके बारे में कुछ ना कुछ बुराइयाँ हो जाती हैं। अपने देश में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसमें भी नेपोटिज्म जो बोलते हैं ना, अपनी वंश परंपरा से या कुछ ना कुछ बड़े लोग होते हैं छोटे लोगों को खा जाते हैं, ऐसी कुछ सिस्टम ऐसी बन जाती है अपने आप, जिसकी वजह से जेन्युइन आदमी उसको जिंदगी भर गुलामी ही करनी होती है। वो कुछ बादशाह नहीं बन सकता, जिससे ऊपर नहीं आ सकता, ऐसी कुछ सिस्टम हो जाती है। तो आपको बोलेगा कि आपकी टूथपेस्ट कौन खरीदेगा, तो उसको भी आपको ही जस्टिफाई करना है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं टूथपेस्ट का बिजनेस में नहीं, ये टूथपेस्ट नहीं है, ये टूथपेस्ट जैसा लग रहा है, मेरी तो ये मोनोपोली वाली चीज़ है, ये तो एक्चुअली दवा है। ये टूथपेस्ट तो सुबह उठ के करना होता है, वो तो खाने के बाद करना होता है। ये तो क्या है कि दांत को मजबूत करना, तो कभी भी आप लगा सकते हैं, उसको घिसना भी नहीं है। ये कुछ ना कुछ आपकी मोनोपोली वाली चीज़ है, तो आपको बताना पड़ा है। मतलब आपकी प्रोडक्ट जो है वो मोनोपोली वाली है या कंपटीशन वाली है, वो भी आप बता सकते हैं। आप मतलब मेरी डिमांड इसलिए बढ़ सकती है, ये आप बता के ये एनालिसिस अगर अच्छी है आपकी, तो भी आपकी नॉन सेंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके साथ ये भी है कि आप अपनी मार्केट है वो लोकल में ही रखना चाहते हैं या पूरे देश में देना चाहते हैं या एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ भी है, अभी नया कंसेप्ट ये वर्ल्ड में आ चुका है। आप कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आप री एक्सपोर्ट करते हैं। री एक्सपोर्ट मतलब क्या है, आप कुछ चीज़ है, समझो कोई एक्स कंट्री में से इंपोर्ट करते हो और फिर से यहाँ से आप दूसरे वाई कंट्री में बेच देते हो। जैसे व्यापारी क्या करते थे पहले कि एक गांव का सामान खरीदेंगे, अपने पास रखेंगे और उसमें कुछ मुनाफा जोड़ के दूसरे लोगों को बेच देंगे गांव में ही। तो व्यापारी हुआ करते थे, दलाल हुआ करते थे, दल्ले। लेकिन अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी ऐसा हो गया, क्या हमारा कोई एक्स कंट्री के साथ अच्छा बन रहा है तो उनके पास से हम माल खरीद सकते हैं। तो वाई कंट्री के साथ भी बन रहा है, लेकिन एक्स और वाई के बीच में अच्छे संबंध नहीं है। मतलब वाई वाला से वो एक्स के पास से वो लेता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, समझो पाकिस्तान के अंदर टमाटर चाहिए, वो 300 रुपये किलो टमाटर खा रहे हैं, वहाँ 1 किलो दाड़म का भाव 600 रुपया हो गया था बीच में। 600 रुपये में किलो दाड़म, अपने यहाँ 6 रुपये में मिल रहे थे कभी। लेकिन अपने किसान कभी भी पाकिस्तान में दाड़म नहीं भेजेंगे, अनार। दाड़म मतलब हम गुजराती हैं इसलिए दाड़म बोल रहे हैं, हिंदी में अनार बोलेंगे, तो कभी नहीं बेचेंगे। तो पाकिस्तान भी क्या करेंगे, तो उसके जिसके साथ संबंध है उनको बोलेंगे कि आप जरा इंडिया से मंगा लो और हमें भेज दो। तो उसमें भी ये री एक्सपोर्ट बोलते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये भी अगर आपकी प्रोडक्ट है तो वो भी आप यहाँ दिखा सकते हैं कि मैं एक्स कंट्री में से लाऊंगा और वाई कंट्री में दे दूंगा और मेरा इतना खर्चा होगा और इतना मेरा सेल्स हो जाएगा और मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो दिस इज द स्टेप। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या देना होता है, मैं एकदम नटशेल में प्राथमिक लेवल बता रहा हूँ। उसका डिटेल रिपोर्ट जो बनता है उसका मैं सैंपल पूरा फॉर्मेट के साथ आपको पर्सनली अपलोड कर दूंगा। वहाँ आप भर के आपका प्रोजेक्ट जो आपको बनाना है वो लगा देना। वहाँ प्रॉफिट पर मंथ कितना होता है, इसका कुछ सिंपल भी दिया है कि आइटम है तो कितनी बैलेंस थी, डेप्रिसिएशन है, क्लोजिंग है, ऐसा कुछ चार्ट बना के भी आपको देना होता है अलग अलग चीज़ का। रीपेमेंट शेड्यूल भी देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ डेप्रिसिएशन शेड्यूल है, ये रीपेमेंट शेड्यूल है। डेप्रिसिएशन शेड्यूल क्या है, मतलब आपका जो ओपनिंग बैलेंस है, हमको आपकी मशीनरी 1 लाख रुपये की थी, लेकिन पूरे साल में जो घिस जाने के बाद उसकी कीमत 80,000 रुपये हो गई,
उसके बाद दूसरे साल में वो 80,000 की थी, वो फिर से घिस गई और 64,000 की हो गई। मतलब आप डेप्रिसिएशन वहां डाल रहे हैं 20%। तो 5 साल में जो आपने खरीदी हुई वस्तु थी, जो मशीन था, बाइक थी, जीप थी 1 लाख की, वो 5 साल के बाद उसकी रिवैल्यूएशन 32,768 रुपया हो गई। तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस, मतलब आपकी एसेट कम हो रही है, वो आप दिखा सकते हैं कि मेरे पास एसेट नहीं है। कभी कोई बोल सकता है कि आपके पास तो पड़ा है क्या, लेकिन सब ये पुराना है। इसका जस्टिफिकेशन कैसे देते हैं, तो ये चार्ट दिखाया है। ठीक इसी तरह से आप फ्री पेमेंट, बैंक वाला है तो लोन लेता है तो कैसे देंगे, तो समझो आपने 1 लाख का लोन लिया था, तो 5 साल में आपको सब पूरा पूरा भरने वाले हैं, और उसका समझो 10% ब्याज था। तो इसका भी ऐसा एक टेबल बनता है कि मैं पहले साल में 1 लाख रुपया था, मैं 20,000 दे दूंगा, और उसका 10,000 ब्याज आता, तो 30,000 में मुझे देने हैं पहले साल, तो 80,000 रुपया भी बाकी रह गया लोन का। तो ओपनिंग बैलेंस दूसरे साल में क्या है, 80,000 की, तो उसमें भी 20,000 का मैं दे दूंगा प्रिंसिपल अमाउंट। तो इंटरेस्ट उस वक्त 80,000 का 10% के हिसाब से 8,000 ही आता है। तो इस साल अभी मुझे 60,000 ही बचा अभी। तो इस हिसाब से आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है, और आपका बैंक का जो डेप्ट होता है, देऊ ऋण, वो भी कम हो गया और 5 साल में जीरो हो गए। ये भी आप यहाँ दिखा सकते हैं। आपका अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो वो भी आपको बैंक लोन देती है। कुछ लोग ऐसे शातिर होते हैं कि पहले छोटी छोटी लोन लेते हैं और टाइम से भर देते हैं, और बाद में बड़ी लोन लेके भाग जाते हैं। लेकिन ये एक मेथड है कि आप छोटी लोन है वो कैसे भरते हैं, उसका शेड्यूल भी आपको बताना होता है, और उसके हिसाब से आपका पूरा फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, परसेंटेज प्रॉफिट है, ये सब मैं बाद में सब दिखाऊंगा। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये सब आपको देना होता है, फाइनेंशियल डिटेल, मतलब प्रोजेक्टेड सेल्स, प्रोजेक्टेड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्सेशन। कल जैसे मैं पढ़ा रहा था वो कि एक आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आप बना सकते हैं, आपकी बैलेंस शीट भी दे सकते हैं पुरानी, अगर नया प्रोजेक्ट नहीं है तो। ये सब की सब चीज़ आपकी फाइनेंशियल डिटेल आपको डालनी होती है। तो आपका भूतकाल मतलब पास्ट स्टेटमेंट है वो देना होता है, और फ्यूचर के जो प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट है वो भी आपको प्रोजेक्शन एज्यूम करके देना होता है। और इसके हिसाब से वो लोग ओवरऑल इवेल्युएशन करते हैं, और इवेल्युएशन में से निकालते हैं कि आपको लोन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उसके लिए वो लोग काफ़ी चीज़ करते हैं, सीवीपी एनालिसिस करते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं, अलग अलग तरह से उस पूरा देखते हैं स्टेट डेटा को। और डेटा को देखने के बाद उसके कुछ फ्रॉड नहीं है, अगर उसको पता चलता है तो आपको जितनी अप्लाई की है उतनी लोन मिल जाती है। अगर उसको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो आपको फिर से बोलते हैं, बुलाते हैं, डिस्कशन में लेते हैं, या रिजेक्ट भी करते हैं, तो आपको फिर से एप्लीकेशन करनी होती है, कुछ गलतियाँ निकलती है तो इस हिसाब से पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होता है। तो फिर से एक बार कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट की समरी देख लेते हैं। क्या क्या होगा उसमें, जनरल इंफॉर्मेशन, उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी की पूरी आती है, उसके बाद में आपके ऑर्गेनाइजेशन की समरी आएगी, उसके बाद प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन आता है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है एक बुक के फॉर्म में होता है, ये समझ लीजिए 50 पन्ने 100 पन्ने जैसा अपना प्रोजेक्ट, उस हिसाब से आपका 50-100 पेज का 200 पेज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। तो उसमें एक जनरल इंफॉर्मेशन सबसे पहले होती है, एग्जीक्यूटिव समरी सबसे पहले पेजों में आती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की समरी आती है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो जो शुरू में जो आ रहा है उसमें सब क्या है, आप देखिए हर एक चीज़ यहाँ लिखी है, आप वहाँ पढ़ भी लेना होगी। यही मैं रीड करता रहूँगा तो मुझे मतलब नहीं है, मैंने वैसे सब बताया ही है। लेकिन प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में ये जो मैंने बुलेट्स करके रखा है वो बुलेट्स सब आएंगे कि आपका लोकेशन कहाँ है, रॉ मटेरियल क्या चाहिए, टारगेट प्रोडक्शन क्या है, वर्कशेड के लिए कितना आपको एरिया चाहिए, आपका पावर और फ्यूल रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट, स्किल कितना चाहिए, अनस्किल कितना चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन सी होगी मेरी, प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होगी, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम और यूनिट प्राइस क्या होगी, और पॉल्यूशन ट्रीटमेंट प्लान, ऐसा कोई जरूरी है तो लिखना पड़ेगा। ये मतलब एक प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद मार्केटिंग का प्लान भी देना पड़ता है। मार्केटिंग का प्लान कैसा होगा आपका, तो नीचे मैंने उसमें भी बुलेट्स फॉर्म लगाए हैं, बाकी का डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं। आपका कस्टमर कैसे होंगे, आपकी मार्केट क्या होगी, आपका मार्केट का नेचर क्या होगा, उसका सेगमेंट मतलब विभाग क्या है, प्रीमियर कस्टमर है, कॉमन कस्टमर है, ये सभी सब। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केट, मतलब ये जो आप बना रहे हैं भविष्य में चलेगा क्या नहीं चलेगा। जैसे मैं बताऊं कि मास्क है N95 मास्क अपने देश में बनता ही नहीं था, लेकिन आज देखिए N95 मास्क एकदम बहुत ही ज़्यादा बन रहे हैं। तो आज अगर आप N95 मास्क के बारे में कोई फैक्ट्री डाल रहे हैं तो आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में बता सकते हैं कि भाई इसका बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है। पहले प्रोस्पेक्ट्स नहीं था, ठीक है। सेल्स का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा,
मार्केटिंग कॉस्ट क्या रहेगी प्रोजेक्ट की, मार्केट में प्रपोज वेंचर में शेयर कितना मुझे मिलेगा, लोकल डिमांड कैसी है, इंटरनेशनल डिमांड कैसी है, नेशनल डिमांड कैसी है, ये सब आपका उसमें आएगा। बाद में आपका कैपिटल स्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट में आएगा। उसके बाद आपका मैनेजमेंट का प्लान क्या है वो आएगा। मैनेजमेंट प्लान में भी आपको ये सब बोलना पड़ता है जो मैंने लिखा है, ये सब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके बारे में एक एक टॉपिक के बारे में एक एक साल पढ़ सकते हैं, ठीक है। कम से कम 1 घंटा तो आप हम भी बोल सकते हैं सर। ये आपको क्या देना है, बिजनेस एक्सपीरियंस ऑफ द प्रमोटर ऑफ द बिजनेस, आपका एक्सपीरियंस कैसा, आपको क्या क्या पूरा अनुभव है, इसके बारे में आप एक पैराग्राफ में भी बोल सकते हैं और पूरे साल भी बोल सकते हैं, क्योंकि अनुभव कोई मर्यादा नहीं होती बोलने में। डिटेल अबाउट द मैनेजमेंट टीम, पूरी आपकी मैनेजमेंट टीम है, आपके कितने डायरेक्टर हैं, प्रेसिडेंट कितने हैं, वाइस प्रेसिडेंट कितने हैं, जनरल मैनेजर क्या क्या है, ये सब। बाद में डिटेल अबाउट मैनेजमेंट टीम के बाद ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम मेंबर, हर मेंबर क्या क्या काम करेगा, आपकी ज़रूरत क्या है, मेथड ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस प्लान, हायरिंग ट्रेनिंग पर्सन, आप जो पर्सनल लेंगे उसको आप कैसे हायर करेंगे, लोकल कितने होंगे, ग्लोबल कितने होंगे, साउथ वाले कितने होंगे, नॉर्थ वाले कितने होंगे, ब्राह्मण कितने होंगे, बच्चियाँ कितने होंगे, कुछ बोलते हैं नहीं सर। तो आप इस हिसाब से जा सकते हो। मैं वही से मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन हायरिंग पर्सनल किसको ले रहा हो, कुछ कंपनियाँ ऐसा करती हैं, लेकिन ये फेयर प्रैक्टिस नहीं है। आप उसको कैसे ट्रेनिंग दोगे, प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट, ये सब आपको प्रोजेक्ट में देना होता है। बाद में ये नक्शे में फिर से बोला फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ये मैंने बता दिया है, ये क्या फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब बैलेंस शीट ये सब देना होता है। बाद में टेक्निकल एस्पेक्ट, ये टेक्नोलॉजी का सिलेक्ट करिए आप प्रोडक्ट, वो फिर से इसके बाद प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, ये इंप्लीमेंट कैसे होगा, इसका टाइम स्केल देना पड़ता है कि आप सबसे पहले ये जमीन संपादन के बाद इतना बिल्डिंग खड़ा करेंगे, इसके बाद ये परचेस हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा, बाद में इसका कमीशनिंग करेंगे, इसका टेस्टिंग करेंगे, और ये तारीख से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और बाद में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉलम होता है, ये चीज़ क्या है, तो इस तरह में आप कितना जॉब क्रिएट करेंगे, लोकल लोगों को कितना फायदा होगा, इन्वायरमेंट को फ्रेंडली कितना होगा, इसके एक्सपोर्ट करने से देश की कितना फायदा होगा, आप कितना इंपोर्ट कम करोगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है सोशल, ये भी आपको डालना है। तो ये 11 पॉइंट कुल मिलाकर होते हैं। एग्जाम में जो पूछते हैं ये पूरा व्हाट इज द कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसे नहीं पूछते हैं, लेकिन व्हाट आर द सेलिएंट आइटम्स शुड बी देयर इन ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऐसा करके आप पूछेंगे। स्टेट एनी 5 एस्पेक्ट विच शुड बी कवर्ड इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो ये आप लिख सकते हैं कि इट शुड कवर जनरल इंफॉर्मेशन, एग्जीक्यूटिव समरी, ऑर्गेनाइजेशन समरी, ये लिखेंगे तो भी आपका ये सब हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, इसका फाइनेंस के लिए कौन कौन से हेतु के लिए हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर बैंक में देते हैं, और उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, उसका जनरल एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमने स्टडी किया है। एक बात मैं फिर से बताता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी प्रोजेक्ट इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है, उसका सैलरी सबसे हाई होता है, ऐसा माना जाता है। उसकी जो सेगमेंट है उसका सर्वे किया गया है, जिसका भी डेजिग्नेशन प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है उनका सबसे सैलरी हाई होता है, और वो सबसे डायनेमिक आदमी ही बन सकता है जिसको सिर्फ अपने फील्ड के बारे में ही नॉलेज, और दूसरे फील्ड में जो जानना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता, ग्रो करना नहीं चाहता, वो कभी भी प्रोजेक्ट में नहीं जा सकता। अगर आपको प्रोजेक्ट में नौकरी करनी है, जिसे चैलेंजिंग लाइफ, आपको काफ़ी साइट्स पे जाना आपको मिलेगा, और ऐसा जिसने प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में काम किया है वही ये सही में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इवेल्यूएट भी कर सकता है। बाकी के लोग बुकिश होते हैं, जिसने कभी अपने शॉप के बाहर गए ही नहीं, अपनी शॉप मतलब ये दुकान वाली नहीं है, फैक्ट्री में भी जो यहाँ पे प्रोडक्शन शॉप होती है, अपनी मशीन शॉप होती है, इनके बाहर गए नहीं है, स्मिथी शॉप और उसमें से, तो उनको कुछ पता नहीं चलता है। इसको सिर्फ अपना काम करना आता है, जिसको सिर्फ सही में प्रोजेक्ट बनाना है उसको पूरे दुनिया में घूमना पड़ता है, और घूमने में जिसको मज़ा है, अलग अलग प्रोजेक्ट चैलेंजेस है जिसको फेस करने में जो मज़ा है, वही प्रोजेक्ट में जाता है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप भी कुछ प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए, और आपको मैंने जो प्रोजेक्ट दिए हैं यहाँ, वो प्रोजेक्ट के बारे में सिंसियरली ट्राई किया टीम में। आपको 15 लोगों के बीच में मैंने प्रोजेक्ट दिया है कि आप फैब्रिकेशन वर्क के बारे में जाइए, मार्केट सर्वे कीजिए, मार्केट सर्वे के बाद कुछ सवाल पूछने के बाद कुछ कंक्लूजन पे आए, और आप खुद एक वर्चुअल कंपनी 15 लोग बनाइए साथ में मिलकर, और ये पूरा का पूरा 11 आइटम को मिला के एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए कि सर मुझे फैब्रिकेशन का एक बिजनेस शुरू करना है, और ये हमारा लोन का एप्लीकेशन है,
और अगर आपका लोन का एप्लीकेशन किसी इंजीनियर के पास चला जाए और आपने दिया बताया है कि 50 लाख का लोन चाहिए तो आपको मिल जाए। इस तरह से आप वर्चुअल कंपनी बनाइए, आपको पैसा लेना नहीं है, क्योंकि मैं उसके लिए वो नहीं एनकरेज करता हूँ अभी, क्योंकि ये आपकी पर्सनल चीज़, लेकिन पढ़ने के लिए आपको ऐसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना आना चाहिए। ये मैं आपको हिदायत देता हूँ। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं, बाकी का काम बाद में हम देखेंगे। आपने